वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले गेट 2023 के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, देखो क्या गिवन है। कह रहे एफ एंड जी, ये मेरे पास दो फंक्शंस गिवन है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई ये गिवन है, जी ऑफ एक्स वाई डिफाइंड है। तो हमसे पूछ रहा है कि एफ के पास सैडल पॉइंट होगा 0 0 पे एंड जी के पास सैडल पॉइंट होगा 0 0 पे, यानी हमें 0 0 पॉइंट गिवन है और वो हमसे पूछ रहा है कि उसके पास सैडल पॉइंट होगा 0 0 या नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो एफ एक्स एंड एफ वाई दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, फिर वहां से जो हमारे पास एफ एक्स से 0 पुट करने के बाद जो x की वैल्यूज निकलती है और एफ वाई को 0 पुट करने के बाद जो y की वैल्यू निकलती है, ठीक है, या x और y दोनों की निकलती है, वहां से हमें पता चलेगा कि 0 0 एक क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा। ठीक है, फिर उसके आगे का प्रोसीजर क्या करना है देखो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं एफ ऑफ एक्स एक्स, एफ ऑफ वाई वाई एंड एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, फिर हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं एफ ऑफ एक्स एक्स इंटू एफ ऑफ वाई वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। अगर ये क्वांटिटी लेस देन 0 आ जाती है तो उस पॉइंट पे हम बोल देंगे कि वो पॉइंट सैडल पॉइंट है। ठीक है, जिस पॉइंट के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक्स, एफ ऑफ वाई वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर, अगर ये चीज मेरे पास 0 आएगी तो देखो हम यहाँ से इसको डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि सैडल पॉइंट बनेगा, नहीं बोल सकते, लेकिन हमें फर्दर कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर उसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि वो सैडल पॉइंट बनेगा या फिर मैक्सिमा बनेगा या फिर मिनिमा बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ से एफ एक्स वाई गिवन है तो सबसे पहले एफ एक्स के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। तो एफ एक्स कितना आएगा 2x माइनस 3/2 ऑफ वाई स्क्वायर एंड एफ ऑफ एक्स एक्स कितना आ जाएगा 2, एफ ऑफ वाई कितना आ जाएगा -3/2 ऑफ -3 ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई वाई कितना आ जाएगा माइनस का 3x। ठीक, एंड एफ ऑफ एक्स वाई कितना निकल जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई या तो इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दो या फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, तो कितना आएगा माइनस का 3y। ठीक है, अब देखो 0 0 के ऊपर पूछा है ना, 0 0 के ऊपर पूछा है, इसका मतलब जब 0 पॉइंट इस पे पुट करूंगी तो ये 0 आएगा एंड ये भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना था, एफ ऑफ एक्स एक्स इंटू एफ ऑफ वाई वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ एक्स एक्स तो 0 नहीं है लेकिन एफ ऑफ एफ वाई वाई 0 है, इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी 0, सिमिलरली ये पूरी क्वांटिटी 0, तो इसका मतलब ये मुझे क्या मिल गया 0, तो इसका मतलब मुझे ये केस मिल गया। अब ये केस मिलने के बाद मुझे क्या करनी पड़ेगी, आगे और इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, और उसको कैसे करते हैं, देखो उसका ये तरीका होता है कि जैसे मुझे एफ ऑफ एक्स वाई डिफाइंड किया है एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 ऑफ एक्स इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करते हैं एफ ऑफ एक्स वाई, हम ये जो 0 0 पॉइंट है ना, इसके नेबरहुड में कोई ऐसा पॉइंट अगर मुझे मिल जाता है जिसकी वजह से ये मेरे पास क्या होगा, एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव, अगर मुझे कोई ऐसा पॉइंट मिल गया, ठीक है, तो मैं वहां से बोल सकती हूँ कि ये जो फंक्शन है ना, ये ना तो मेरे पास मैक्सिमा है ना मिनिमम है, तो ये सैडल पॉइंट बनाता है। ठीक है, उस केस में ये होता है। तो देखो यहाँ से क्या करते हैं, इस फंक्शन को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं इसका। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको कंप्लीट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, फिर वहां से हम लोग देखेंगे कि मुझे एक्स और वाई की क्या वैल्यूज मिलती हैं। ठीक है, और फिर उसके उस पाथ पे हम लोग जज करेंगे कि वो मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो अब करने के लिए, ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायर बनाएं। तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू में कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, इसमें मैं क्या करती हूँ 3/4 वाई स्क्वायर का स्क्वायर ऐड कर देती हूँ एंड 3/4 वाई स्क्वायर के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, एक्स माइनस 3/4 ऑफ वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड ये क्या बन गया -3/4 ऑफ वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई आ गया। ठीक, मुझे क्या करना है, इसके लिए देखना है कि ऐसा कोई सा पाथ एग्जिस्ट करे जिसके लिए ये एक बार पॉजिटिव वैल्यू दे एक बार नेगेटिव वैल्यू दे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं भाई, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू देगा तो इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा,
तो ग्रेटर देन 0 के लिए ये चीज़ क्या होगी, पूरी ग्रेटर देन 0 होनी पड़ेगी। पॉजिटिव का केस, अब पाथ चुनने के लिए एक बार इसको पॉजिटिव तो पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस एक्स माइनस 3/4 ऑफ वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3/4 ऑफ वाई स्क्वायर का स्क्वायर, इसको क्या करते हैं, ग्रेटर देन 0 पुट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें वहां से एक पाथ मिल जाए, ठीक है। अब यहां से क्या किया, एक्स माइनस 3/4 ऑफ वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3/4 ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज एक्स किससे बड़ा होना चाहिए, ये उधर जाएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट मीन्स 3/2 ऑफ वाई स्क्वायर। तो यहां से अगर x मेरा 3/2 ऑफ वाई स्क्वायर से बड़ा हुआ तो उस केस में एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो इसको एक बार मैं ऐसे ले लूं कि x है वो मेरा 3/2 ऑफ वाई स्क्वायर प्लस में 1, कुछ बड़ा ले लिया मैंने, ठीक है, एक पॉइंट ऐड कर दिया इसमें, +1 ले लिया मानने के लिए, ताकि हमें पता चल जाए कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो अब इस पॉइंट के लिए इसके अंदर ये वैल्यू पुट करके देखते हैं ना, इसके लिए इसके अंदर तो देखते हैं कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ठीक। तो यहां से जब इसको पुट करेंगे x की वैल्यू को 3 ऑफ वाई स्क्वायर प्लस में 1, तो ये कितना आएगा, एक बार नीचे का मैं मिटा देती हूँ। देखो यहाँ पे पुट किया x की जगह 3/2 ऑफ वाई स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 3/4 ऑफ वाई स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस में 3/4 ऑफ वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब ये मेरा एफ ऑफ एक्स वाई चल रहा है, किसके लिए, जब x मेरा क्या था 3/2 ऑफ वाई स्क्वायर प्लस में 1, ठीक, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 ऑफ वाई स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 ऑफ वाई स्क्वायर का स्क्वायर। इसको ओपन कर देंगे तो 3/4 ऑफ वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस 3/2 ऑफ वाई स्क्वायर माइनस में 3/4 ऑफ वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ठीक है। तो क्या बचेगा, इज इक्वल्स टू में 3/2 ऑफ वाई स्क्वायर प्लस में 1। अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि वाई स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, या तो ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0। तो उस केस में तो ये चीज हमेशा ग्रेटर देन 0 ही मिलेगी, है ना। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स वाई मुझे कैसा मिल गया, ग्रेटर देन 0 मिल गया। सिमिलरली मेरे पास एक ऐसा पाथ भी एग्जिस्ट कर जाएगा जिसके लिए एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा, लेस देन 0, यहीं पे पुट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे जब इसको पुट करेंगे तो इस केस में ये क्या होगा, इस केस में यहाँ पे इसको नेगेटिव पुट कर देंगे, ठीक है। तो अगेन x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, उसमें क्या मिली थी कि वो 3/2 वाई स्क्वायर से बड़ी होगी, यहाँ पे 3/2 ऑफ वाई स्क्वायर से छोटी मिल जाएगी। तो अगर ऐसा हुआ तो मैं इसको x को अगेन 3/2 ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 ले लूँ, ठीक है। अगेन इसके अंदर पुट करके देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वो चीज नेगेटिव मिल जाएगी। इसका मतलब एक पाथ से अगर मैं जा रही हूँ, जब मैंने ये पाथ चूज किया, इसका कुछ मतलब कुछ ऐड किया और कुछ सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि इस पाथ में मेरे पास क्या आ रहा है, एक बार तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, एक बार तो फंक्शन की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, एक बार फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे जो बनेगा ना वो ना तो मैक्सिमा बनेगा ना मिनिमा बनेगा, वो मेरा क्या बनेगा, सैडल पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो एफ के लिए तो ये चीज करेक्ट है ना, एफ के लिए तो ये चीज क्या हो गई, करेक्ट हो गई। हेंस सैडल पॉइंट क्या हो गया एफ का, 0 0, ठीक है। तो एफ के सैडल पॉइंट क्या होगा, 0 0, ठीक है। तो यहां से पी स्टेटमेंट तो ट्रू है, पी स्टेटमेंट ट्रू है तो ये वाली गलत हो गई एंड ये गलत हो गई, ठीक है। अब क्यू को चेक करेंगे, सिमिलर वे से क्यू को चेक करेंगे, इसको भी क्या करना है, देखो यहाँ पे इसको जब मैं 0 0 के लिए सॉल्व करूंगी तो अगेन मेरे पास ये केस आ जाएगा जी के केस में, ठीक है, अगेन जी के केस में ये आ जाएगा। तो वहां से अगेन हमें वही फर्दर इन्वेस्टिगेशन वाला काम करना है और क्या करना है, एक बार एक ऐसा पाथ लेना है जिसके लिए जी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन 0 आए, एक बार एक ऐसा पाथ लेना है जिसके लिए नेगेटिव आए। तो दो पाथ हमें ऐसे मिल जाएंगे जिसके लिए अलग अलग वैल्यू देगा, तो अगेन ये सैडल पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप एक बार खुद चेक करके देखना है, इसका कंप्लीट स्क्वायर बना के, और एक बार पाथ ऐसा जो पॉजिटिव दे एक बार नेगेटिव दे, तो वहां से भी 0 0 सैडल पॉइंट ही निकल कर आएगा, ठीक है। तो जी का भी सैडल पॉइंट क्या होगा, 0 0, हैंस पी और क्यू दोनों ट्रू है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना है, चलते नेक्स्ट पे। देखो
कह रहा है कि p ऑफ x है वो मुझे ये क्वांटिटी गिवन है, ठीक है, एंड हमें कैलकुलेट करना है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, और ये सीरीज हमें गिवन है, हमें ये इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो देखो यहाँ से सबसे पहले p ऑफ x क्या गिवन है, 1 प्लस e की पावर 2 पाई आयोटा x प्लस में 2 इंटू ई की पावर 3 पाई आयोटा x। यहाँ से मैं क्या करती हूँ, k रूट तो पुट कर देती हूँ x की जगह, तो ये कितना आएगा, e की पावर 2 पाई आयोटा एंड k रूट 2 प्लस 2 ई की पावर 3 पाई आयोटा एंड k रूट 2। अच्छा, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, e की पावर 2 रूट 2 पाई k आयोटा प्लस में 2 ई की पावर 3 रूट 2 पाई k आयोटा। अब ये मेरे पास p ऑफ k रूट 2 निकला है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो हमें सीरीज जिसकी कैलकुलेट करनी है, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, सबसे पहले मैं ये निकालती हूँ, सीरीज p ऑफ k रूट 2, जहाँ पे k है वो 0 से इंफिनिटी, सॉरी n-1, 0 से n-1 जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये आएगी k 0 से n-1 एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दे, तो 1 प्लस ई की पावर 2 रूट 2 पाई k आयोटा प्लस 2 इंटू ई की पावर 3 रूट 2 पाई k आयोटा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, इसको समीशन अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, है ना, 1 पे प्लस में k 0 से n-1 ई की पावर 2 रूट 2 पाई k आयोटा प्लस में समीशन k 0 से n-1 2 इंटू ई की पावर 3 रूट 2 पाई k आयोटा, ठीक है। अच्छा ये देखो k 0 से शुरू हो रहा है एंड n-1 तक जा रहा है, और 1 कितनी टाइम्स ऐड होएगा फिर, इसका मतलब n टाइम्स, है ना। तो यहाँ से तो n मिल गया, ये चीज तो क्या मिल गई, n प्लस में ये मेरे पास जीपी सीरीज है, ठीक है, और इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, जो हमारे पास r की वैल्यू निकल कर आती है वो कितनी आएगी, इसकी e रेज टू पावर 2 रूट 2 पाई आयोटा, ठीक है। ये इसका क्या निकल कर आएगा, डिफरेंस। तो यहाँ से देखो जो जीपी सीरीज का फॉर्मूला होता है, अगर मैं किसी भी a की पावर r की बात करूं, जहां पे r है वो मेरा 0 से n जाता है, ठीक है, तो उस केस में ये क्या होता है, a, ये तो फर्स्ट टर्म होती है, a बाहर r की पावर n-1 अपॉन में r-1, ये जब होता है जब r ग्रेटर देन 1 होता है, एंड a r 1 माइनस r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r, ये जब होता है जब r लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको देखें तो e की पावर k पाई आयोटा है, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये तो हमेशा बाउंडेड रहती है ना चीजें, है ना, ये हमेशा 1 से बाउंडेड रहता है, तो ये 1 से छोटा ही मिलेगा, ठीक है, ये बाउंडेड रहता है 1 से, तो ये 1 से छोटा मिलेगा, इसका मतलब हमें ये वाले फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसकी जो a वैल्यू आएगी फर्स्ट वाली, उसमें अगर a k को मैं 0 पुट करूंगी तो वो 1 आ जाएगी, ठीक है, और दूसरी वाली कितनी आएगी, a की पावर 2 रूट 2 पाई आयोटा, तो इसका मतलब इसका कॉमन रेशियो जो निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसमें सीरीज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे नीचे वाला, ठीक है। तो ये क्या आएगा देखो, इसमें मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूं तो a की वैल्यू तो 1 है, ठीक है, 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, e की पावर 2 रूट 2 पाई आयोटा की पावर n, ठीक है, क्योंकि ये n-1 तक है तो ये n तक जाएगी टर्म, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस e की पावर 2 रूट 2 पाई आयोटा 1 माइनस r होता है। सिमिलरली ये यहाँ से 2 बाहर ले लेना, सिमिलरली ये वाली जो सीरीज बनेगी ये भी जीपी सीरीज बनेगी, ठीक है, और इसमें भी अगेन यही फॉर्मूला लगेगा, तो 1 माइनस इसका जो कॉमन रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, e की पावर 3 रूट 2 पाई आयोटा की पावर n, ठीक है, इसकी पावर n एंड अपॉन में 1 माइनस e की पावर 3 रूट 2 पाई आयोटा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या निकल कर आ गई, ये सीरीज निकल कर आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे उसने बाहर n भी दिया था साथ में 1/n, है ना, तो इसको होल 1/n से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करवा दे, ठीक है। तो ये देखो क्या बनेगी, ये तो 1 बन जाएगी, प्लस में ये हो जाएगी 1/n इंटू 1 माइनस ई की पावर, अच्छा इसको कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको जैसे मैंने a1 नाम दे दिया, ठीक है, तो ये हो गया 1/n
एन ऑफ A1 प्लस में 1/2/n, क्योंकि 2 बाहर ले लिया, ऑफ A2 नाम दे देते हैं, इसको A1 नाम दे दिया, इसको A2 नाम दे दिया। ठीक है, तो देखो एक चीज देखो कि हमें पता है कि 1 माइनस ई की पावर, या 1 माइनस मत करो, ई की पावर 2k पाई आयोटा, यहाँ पे ये जो चीज रहती ये मेरे पास बाउंडेड रहती है ना, बाउंडेड रहती है ना ये चीज 1 से। क्यों? क्योंकि जब इसको ओपन करते हैं तो ये कुछ ऐसा आता है ना, कोस ऑफ 2k पाई प्लस में आयोटा साइन ऑफ 2k पाई। ठीक है, और जब इसका क्या लेते हैं, जब इसका मॉडुलस करते हैं तो ये क्या आता है, 1 के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब ये चीज मेरे पास क्या होती है, बाउंडेड होती है हमेशा 1 से। ठीक है, तो अब ये बाउंडेड है तो 1 माइनस 2 रूट 2 पाई आयोटा की पावर n भी बाउंडेड आएगा, है ना, क्योंकि जब ये वाली टर्म ही बाउंडेड है तो इसके साथ अगर 1 भी माइनस कर देंगे तो वो भी बाउंडेड ही रहेगा। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या निकल गई, बाउंडेड निकल गई। कहने का मतलब A1 जो ओवरऑल A1 आएगा वो बाउंडेड हो जाएगा, है ना, तो ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये तो मैटर नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास कैसा निकल गया, बाउंडेड। सिमिलरली ये भी A2 भी बाउंडेड आ जाएगा। हेंस तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये A1 भी बाउंडेड, A2 भी बाउंडेड, और जब मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाऊंगी तो ये चीज ये मेरे पास मल्टीपल में है एक बाउंडेड के, है ना। तो जब ये 0 को जाएगा तो बाउंडेड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारे पास एक थ्योरम होती है ना कि जब मेरे पास कोई बाउंडेड है, कोई बाउंडेड जैसे an और bn है, ठीक है, कोई दो सीक्वेंस है और एक सीक्वेंस है वो बाउंडेड है किसी भी m मेंबर से, ठीक है, m नंबर से बाउंडेड है, एंड an है वो 0 को जाती है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट बोल देते हैं कि an और bn है वो क्या हो जाएगी, वो भी 0 को टेंड करती है। यहाँ पे भी वही लगाना है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये A1 बाउंडेड है, ये जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा n तो ये 0 को जाएगी, तो 0 इंटू बाउंडेड 0, सिमिलरली 0 इंटू बाउंडेड 0, तो हमें ये दोनों वैल्यू 0 मिल गई। तो यहाँ से क्या बचा, सिर्फ 1। इसका मतलब जो इसकी लिमिट आ जाएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो मुझे ये गिवन है, करेक्ट कंसिडर विद द यूजुअल यूक्लिडियन मैट्रिक्स, लेट x है वो मुझे ये चीज गिवन है, ठीक है, और y मुझे ये सेट गिवन है। तो हमसे पूछ रहा है कि x कनेक्टेड है और y कनेक्टेड है R² के अंदर, हमें उसकी कनेक्टेडनेस के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो कनेक्टेडनेस कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले x है वो मुझे सेट गिवन है कैसा, x साइन 1/x बिलोंग करा है R² में, और x है वो कहां से कहां तक है, ओपन 0 से क्लोज 1 पे। ठीक है, और यूनियन बोल रहा है साथ में 0 ऑफ और y। ठीक है, जहां पे y है वो मेरा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जा रहा है। तो देखो कनेक्टेडनेस की अगर बात करें तो हमारे पास ये एक एक्स सेट गिवन है, हमें इसकी कनेक्टेडनेस पूछ रहा है। ठीक है, जो कनेक्टेडनेस होती है ना वो कैसे निकाली जाती है, या तो उसको ग्राफिकल वे से हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर मैं इसका ग्राफ बनाती हूँ, इसका ग्राफ x ऑफ साइन 1/x, तो इसका ग्राफ मेरे पास कुछ इस टाइप से आता है। देखो मैं सिर्फ 0 से 1 के केस में बना रही हूँ, ठीक है, जब x मेरा 0 से 1 के केस में, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है। एक मिनट, ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है, और यहाँ पे थोड़ा एकदम ऐसे रहता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से रहता है। तो ये देखो इसका जो लिमिट पॉइंट है, इसका इस ग्राफ का जो लिमिट पॉइंट है जो डिराइव्ड सेट के अंदर आ रहा है वो यहाँ पे आएगा, है ना, ये 0 पॉइंट। वैसे तो इसके सारे लिमिट पॉइंट बनते हैं, लेकिन ये वाला जो लिमिट पॉइंट है ये इसका बाहर चला जाता है। ठीक है, ये जो 0 रहता है ना ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सक्लूड रहता है। लेकिन अगर मैं वहीं पे ये लाइन ड्रॉ कर देती हूँ साथ में जो इसने गिवन की है, साथ में यूनियन, यूनियन इसने ये लाइन दी है 0 से y वाली, ठीक है, ये वाली लाइन, और y इसने माइनस इंफिनिटी
से इन्फिनिटी बोला है, यानी इसने x इक्वल्स टू 0 वाली लाइन दे दी, दैट इज y एक्सिस। ठीक है, अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करती हूँ, जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये वाली, तो क्या करता है, ये जो पॉइंट यहाँ पे जो गैप बचा रहता है ना, वो लाइन है ना उसको फिल कर देती है, जिसकी वजह से ये ओवरऑल कनेक्टेड बन जाता है। ठीक है, या तो इसको ये समझने का तरीका है, ठीक है, या फिर इसको ऐसे सोच सकते हैं कि हमारे पास एक चीज होती है कि अगर ए कोई सेट है, ठीक है, ए अगर कनेक्टेड है, अगर ए कोई सेट है और वो कनेक्टेड है, तो उसका जो क्लोजर रहता है वो भी कनेक्टेड रहता है। ठीक है, और ए और क्लोजर के बीच में आने वाले जो सेट्स होंगे ना, वो भी क्या हो जाएंगे, कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको या फिर यहां से देख सकते हैं। अब इसको ये किस तरीके से अप्लाई करेंगे, देखो ये चीज ए है, मान लो ये वाला सेट, ठीक है, ये वाला सेट क्या गिवन है, ए गिवन है। ठीक है, और ये सेट, अच्छा यहाँ पे ये ए सेट गिवन है एक्स ऑफ साइन 1/x, इसका जो ये आएगा, ये मेरे पास क्या होता है, ये है ना, तो इसका जो डिराइव्ड सेट आएगा वो क्या आएगा, पूरा ये सेट बन जाएगा एक्स। भाई यहाँ पे y को इसने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिया है, ठीक है, तो वो तो हम उसको इसको वापस से तोड़ के वापस से कनेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हमने सिर्फ ये वाला पॉइंट ले लिया यहाँ से, ठीक है, और बाकी उसको यूनियन के अंदर लिख दिया कि ये हमारे पास ये लाइन है, तो वो भी कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ से सिर्फ ये देखो कि अगर ए का मैं क्लोजर करूं इस सेट का, सिर्फ किसका, इसका, एक मिनट, इस वाले सेट का, ठीक है, अगर मैं इस सेट का क्लोजर करूं तो वो मुझे ये सेट मिल जाएगा, जीरो इंक्लूड करके ये पूरा सेट, है ना, तो इसका मतलब मुझे यहां से क्या मिल गया, ए बार है वो एक्स के इक्वल मिल गया। ठीक है, अब ए बार ही जब एक्स के इक्वल मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ऐसे लिख सकती हूं मैं, है ना, ये चीज लिख सकती हूँ, ये चीज मेरी क्या हो गई, उसने प्रूफ कर दी कि भाई ए जो क्लोजर है वो तो एक्स के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब एक्स होगा वो ए क्लोजर का सबसेट होएगा, तो ए भी कनेक्टेड है एंड ए क्लोजर भी कनेक्टेड होगा। अगर ए कनेक्टेड है ना तो ए क्लोजर भी कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इसके बीच में एक्स आ रहा है तो एक्स भी क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे सोच सकते हैं, या तो इसको ग्राफिकल वे से अप्रोच कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसको ये करने का तरीका है। अब देखो नेक्स्ट में भी इसने यही अप्रोच लगाई है। नेक्स्ट में देखो क्या गिवन है, नेक्स्ट में मुझे ये गिवन है कि y है वो x साइन ऑफ 1/x बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर। ठीक है, एंड x है वो 0 से 1 क्लोजर में जा रहा है। ठीक है, यूनियन 0 ऑफ y, जहां पे y इसने अगेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ले लिया, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, -1 से 1 भी ले ले तो भी चल जाएगा। ठीक है, उसको वापस से हम कनेक्ट दिखा सकते हैं इस लाइन से। अगर y को मैं -1 से 1 भी ले लूं, देखो y को अगर मैंने ये भी ले लिया -1 से 1, ठीक है, तो बाकी की जो लाइन बचेगी वो मेरे पास ये बचेगी ना, ऊपर वाली एंड नीचे वाली, तो वो तो ऑलरेडी इससे कनेक्टेड है। तो इसका मतलब इस ये मैटर नहीं करता कि वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दिया है क्या दिया है। ठीक है, हमें सिर्फ -1 से 1 के लिए मतलब है। ठीक, तो यहां से देखो ये चीज गिवन है। ठीक है, अगेन इसका या तो ग्राफ ड्रॉ कर ले, है ना, इसका ग्राफ कैसा आएगा, देखो इसका ग्राफ आएगा साइन ऑफ 1/x। ये कुछ ग्राफ्स होते हैं जो हमें एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करते हैं, ये याद भी रहने चाहिए। कुछ एक ग्राफ्स ऐसे हैं जो हमें याद करके जाने चाहिए एग्जाम में। ठीक है, पता होने चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो देखो साइन ऑफ 1/x है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ पे मेरी लाइन है, ये है -1 एंड ये है 1। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम ऐसे रहता है, यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे ऐसे सेपरेट होना चालू होता है। ठीक है, फिर वो ऐसे जाता है, ये सॉरी -1 के अंदर अंदर ही जाएगा, ये चीज देख लेना। कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, देख लेना भाई ऐसे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इकट्ठा सा रहता है।
तो अगर मैं ये कुछ इस टाइप का रहता है, यहाँ पे यहाँ तक रहता है, ये -1 से 1 तक, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ रहता है साइन ऑफ 1/x का। अच्छा, अगर यहाँ से मुझे क्या गिवन है, ये तो मैंने इसका बनाया है सिर्फ, ठीक है। अगर मैं इसका ये चीज भी बनाती हूँ इसके साथ 0y, दैट इज ये वाली लाइन, इसने अगेन वही लाइन के साथ दे दिया, तो मतलब मेरी ये वाली लाइन देखो, यहाँ पे इसका ये पॉइंट है ना, ये एक्सक्लूडेड है, यहाँ पे ये डिफाइंड नहीं है साइन ऑफ 1/x, ठीक है। बाकी इसके लिमिट पॉइंट जो आएंगे वो, अगर मैं इस लाइन को कवर कर दूंगी पूरी, तो ये जो पॉइंट रहेगा, ये वाला जो पॉइंट रहेगा एंड ये वाली जो चीज रहेगी, ये पूरी क्या हो जाएगी, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, ये इसको कवर कर देगा, जो गैप रहेगा ना, वो गैप क्या करेगी, ये लाइन कवर कर देगी, तो उसकी वजह से भी ये कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। अगेन इसको अगर उसी टाइप से सोचना चाहते हो तो उस टाइप से सोच लो, ठीक है। यहाँ पे जैसे ए को कनेक्टेड दिखाया तो ए बार भी कनेक्टेड होता है, और उसके बीच में फिर एक्स दिखा दो, तो यहाँ पे अगेन ए है वो मेरे पास साइन ऑफ 1/x वाला ग्राफ है, ठीक है, एक्स ऑफ साइन 1/x, ठीक है। तो ए बार भी कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ए बार आएगा वो आएगा किसके इक्वल, ए यूनियन ए डिराइव्ड सेट होता है, ठीक है। तो एक तो पूरा सेट ए आ गया, साथ में जो उसका डिराइव्ड सेट आएंगे, जो डिराइव्ड सेट उसके निकल कर आएंगे, वो क्या आएंगे, वो यही तो आएंगे, -1 से 1, यही तो इसके डिराइव्ड सेट आएंगे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बार है वो मेरा पूरा फिर एक्स के इक्वल आ गया, अगेन ये वाली चीज हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो x हो गया वो a बार का सबसेट हो गया, दैट इज ए क्लोजर का सबसेट हो गया, हेंस ये x है वो इन दोनों के बीच में लाई कर गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से हमें ये दोनों क्या मिलेंगे, कनेक्टेड मिलेंगे, तो इसलिए p एंड q दोनों ट्रू है, ठीक है। तो इसको दोनों तरीके से सोच सकते हैं, या तो ग्राफिकल अप्रोच से सोच लो, ठीक है, अगर ग्राफ याद है तो, नहीं तो फिर ये अप्रोच लगा दो। एक चीज और होती है कि अगर हमें कोई भी, जैसे ये तो मैंने ग्राफ से बताया, ठीक है, ग्राफ का ही एक पॉइंट होता है कि अगर मेरे पास कोई भी सेट को अगर कनेक्टेड दिखाना है, ठीक है, और जिस पॉइंट पे वो लोग, मतलब ऐसा आ रहा है कि जिस पॉइंट पे वो लोग मिल नहीं रहे, उसकी वजह से क्या होता है कि एक भी अगर उस पॉइंट को कवर कर रहा है ना, एक सेट भी, जैसे हमारे पास एक तो ये था ग्राफ, है ना, एक तो ग्राफ हमारे पास ये था, और एक ग्राफ इसका था, तो ये पॉइंट इसको कवर कर रहा है, लेकिन ये इस वाले ग्राफ के लिए, ये इस वाला ग्राफ है ना, ये इसको अप्रोच तो कर रहा है लेकिन पहुंच नहीं पा रहा उस पॉइंट पे, लेकिन ये वाला तो कवर कर रहा है। अगर कोई भी प्रॉपर सेट किसी बाउंड्री पॉइंट को कवर कर लेता है जो दूसरा सेट कवर नहीं कर पा रहा है, तो तब भी वो सेट कनेक्टेड हो जाते हैं दोनों, ये वाला और ये वाला फिर कनेक्टेड माने जाएंगे, क्योंकि इसने वो पॉइंट कवर कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी सोच सकते हैं इसको। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, ए ऑप्शन ट्रू हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। देखो, कह रहा है कि सी है वो मुझे एक सेट गिवन C01, एक सेट गिवन है जिसमें वो सारे फंक्शंस कंटेन कर रहा है जो 0 1 से R पे डिफाइंड है और कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। फिर कह रहा है कि कंसिडर द मैट्रिक स्पेस, हमें एक मैट्रिक स्पेस इसने कंसिडर करवाया जहां पे ये बोल रहा है कि उसने मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है कि सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस में जी एक्स, ठीक है, जहां पे x है वो 0 से 1 के बीच में बिलोंग करे एंड f है वो अगेन वो C01 के अंदर बिलोंग करे, यानी कॉन्टिन्यूस है एट 0 1 पे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि लेट एफ ऑफ नोट एक्स, एफ नोट एक्स है वो 0 गिवन है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1, यानी ये जो एफ नोट की वैल्यू है वो मुझे क्या गिवन है, उसने 0, ये 0 फंक्शन गिवन है, ठीक है। और एक्स उसने डिफाइन किया है कि एफ बिलोंग्स टू C01 डी इंफिनिटी, ये इस मैट्रिक स्पेस के अंदर बिलोंग कर रहा है, सच दैट कि जो मैट्रिक डिफाइंड है एफ नोट और एफ की, वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। लेट F1 एंड F2 है वो डिफाइन किया गया है, F1 x है उसने x दिया है, F2 x है वो 1 माइनस एक्स दिया है, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1, तो हमें बोल रहा है कि F1 और F2 इंटीरियर होंगे x के या नहीं होंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो एफ नोट और एफ का डिस्टेंस गिवन है वो कितना गिवन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पे एफ नोट की वैल्यू भी गिवन है, मैं इसके अंदर पुट कर दूं, ठीक है। तो देखो ये मुझे क्या मिलेगा, डी इंफिनिटी ऑफ एफ नोट और एफ गिवन क्या था, सुप्रीमम ऑफ एफ माइनस एफ नोट, है ना, या एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो इसको या एफ नोट माइनस एफ लिख लो या फिर एफ माइनस एफ नोट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो एफ एक्स माइनस में एफ नोट ऑफ एक्स, ठीक है,
ये मैंने लिख लिया। इसकी वैल्यू 0 गिवन है फॉर ऑल एक्स के लिए। इसका मतलब ये सिर्फ क्या बचा, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब जो डी इन्फिनिटी आई एफ नोट और एफ की, वो कितनी आ गई, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स के इक्वल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि x है वो ऐसी चीजें कंटेन कर रहा है जिसके लिए एफ नोट और एफ का डिस्टेंस क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। यानी क्या हुआ कि x के अंदर वो सारे फंक्शंस आएंगे जिनके लिए सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स क्या होगी, अब सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। क्योंकि देखो यहाँ पे ये पूरा रिड्यूस होके इसके अंदर आ गया, तो मैंने डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर दिया। तो जिसकी भी सुप्रीमम एफ एक्स की, सुप्रीमम यानी मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है, वो मेरे पास अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आ गई, तो इसका मतलब वो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब इसने देखो f1 x की वैल्यू कितनी गिवन है, x के इक्वल गिवन है। ठीक है, अब मुझे पता है कि और x की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में जा रही है। ठीक है, तो इसका सुप्रीमम क्या आएगा, 0 से 1 में 1 आएगा। भाई ये जो ग्राफ बनेगा ये कुछ इस टाइप का ही बनेगा ना, और यहाँ पे इसकी सुप्रीमम वैल्यू आएगी दैट इज 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सुप्रीमम 1/2 से बड़ा चला गया, तो f इसके अंदर चला जाएगा। इसका मतलब f1x है वो किसके अंदर गया, x के अंदर चला गया। सिमिलरली f2x है वो मुझे 1 - x गिवन है, तो 0 के ऊपर ही वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है दैट इज 1, तो उसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये भी 1/2 से गया, तो इसका मतलब f1 और f2 दोनों ही x के अंदर गए, उसके इंटीरियर के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ, F1 और F2 आर इन इंटीरियर ऑफ X। ठीक है, तो इसका मतलब P एंड Q दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएगी, तो D स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो कह रहा है कि UXT है वो मुझे सॉल्यूशन गिवन है इसका। ठीक है, ये हमें गिवन है। For some positive real number x, let the domain of dependence of the solution U at point P32 be the line segment on the x-axis with endpoints Q and R। देखो सबसे पहले डोमेन ऑफ डिपेंडेंस देख लो क्या होती है। डोमेन ऑफ डिपेंडेंस कहता है कि कोई भी पॉइंट मेरे पास अगर x नोट t नोट ये गिवन है, ठीक है, उस पे जो सॉल्यूशन है डीएलएम्बर्ट सॉल्यूशन जो निकल कर आता है, उसके लिए जो मेरे पास क्या आती है, डोमेन ऑफ डिपेंडेंस आती है ना, वो क्या आएगी, देखो वो मेरे पास एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बनता है। ठीक है, ये क्या बनेगा, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अब ये आइसोसेल्स ट्रायंगल एक्स नोट और वाई टी नोट पॉइंट तो यहां पर आएंगे। ठीक, ये और ये सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि वो कुछ इस टाइप से बनता है, ये ट्रायंगल कुछ इस टाइप से बनता है आइसोसेल्स ट्रायंगल, कि यहाँ पे ये जो पॉइंट आता है ना, ये मेरे पास आएगा, ये पॉइंट। अब देखो ये जो ग्राफ बनता है ना, ये किस में बनता है, एक्स एंड टी के ऊपर बनता है। ठीक है, लेकिन इसने जो बात करी है वो क्या बात करी है, एक्स एक्सिस के ऊपर बात करी है सिर्फ, है ना। ये जो उसने क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है उसने कि बी द लाइन सेगमेंट ऑन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस की बात कर दी, इसका मतलब ये जो ग्राफ बनेगा ये यहाँ पे एक्स एक्सिस यहीं पे आ जाएगी इसके बेस पे, है ना। तो देखो ये ऐसे बनेगा, ये मेरे पास आ गया एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड ये मेरे पास आ गई टी एक्सिस। ठीक, थोड़ा सा टी एक्सिस बना लेना इसको। अब ये इस पे बेस पे बात कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स निकल कर आएंगे ना, जो बेस वाले आएंगे, उसमें टी कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा, लेकिन यहां से क्या रहेगा, एक्स नोट माइनस सी ऑफ टी नोट और 0। ठीक है, और ये पॉइंट रहेगा एक्स नोट प्लस में सी ऑफ टी नोट और ये 0। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो डोमेन ऑफ डिपेंडेंस निकल कर आती है ना, ये इस ट्रायंगल का बेस ही निकल कर आती है हमेशा। ठीक, तो यहाँ पे देखो इसने क्या गिवन दे दिया कि जो UXT है वो मेरे पास क्या कर रही है, उसके जो डोमेन ऑफ डिपेंडेंस है वो ये बेस है, और यहाँ पे जो एक्स नोट और टी नोट पॉइंट उसने प्रोवाइड करवाए हैं वो क्या दिए हैं, देखो P(32) इसने बोला है। ठीक है, यानी ये पॉइंट 32 है। तो जब ये पॉइंट ही 32 है तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लिए इसको, तो ये कितना आएगा, एक्स नोट की वैल्यू 3, तो ये आ जाएगा 3 माइनस ऑफ 2C, है ना, और 0। ये कोऑर्डिनेट आया, और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना निकल जाएगा, 3 प्लस में 2C और 0। ठीक, हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि अगर डोमेन ऑफ डिपेंडेंस ये है,
ठीक है, जो एक्स एक्सिस है जिसके पॉइंट्स क्यू और आर पे एंड कर रहे हैं, और साथ में कह रहा है इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज 8 स्क्वायर यूनिट्स, कह रहा है कि अगर हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया कितना गिवन है, 8 स्क्वायर यूनिट्स गिवन है, ठीक है, तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है सी स्क्वायर की, यानी हमें यहाँ से सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो यहाँ पे इसने इसका एरिया कितना दिया है 8, अब ये है आइसोसेल्स ट्रायंगल ही बनती है ये हमेशा, ठीक है, तो इसका एरिया निकालना इजी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई कर दे, है ना, तो हाफ, देखो ये पॉइंट मैंने क्यों मान लिया, ये आर मान लिया, और ये मेरे पास पी गिवन था, ठीक है, तो यहाँ पे हाफ इंटू, यहाँ पे कर देती हूँ हाफ इंटू पी क्यू, है ना, सॉरी क्यू आर, क्यू आर, आर क्यू कर दो, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितनी है, अब देखो हाइट कितनी है, ये 3 पॉइंट था, तो इसकी हाइट 2 निकल जाएगी, है ना, तो यहाँ पे कितनी आ गई 2, और वो कितनी गिवन है 8 के इक्वल, इसका मतलब हमें क्यू आर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी मिल गई, 8 मिल गई, ठीक है, तो इसका पूरे का डिस्टेंस निकाल लें, है ना, ये कोऑर्डिनेट एंड ये कोऑर्डिनेट यूज करके इसका डिस्टेंस 8 के इक्वल पुट कर दे, तो कितना आएगा 3 प्लस में 2c माइनस में 3 प्लस में 2c का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस जीरो और इसका क्या आएगा रूट, 0 माइनस जीरो का होल स्क्वायर इसका रूट, और वो कितना आएगा 8 के इक्वल, यही तो फॉर्मूला होता है ना, यही तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, तो ये कितना आ जाएगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग, ठीक है, या फिर दोनों साइड स्क्वायरिंग ना भी करें तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल, देन 4 इक्वल्स टू 8, दिस इंप्लाइज सी की वैल्यू कितनी निकल गई 2, और सी की वैल्यू 2 निकल गई, इसका मतलब यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4, इसका मतलब मुझे क्या मिला, सी की वैल्यू क्या मिल गई 4 मिल गई। देखो यहाँ पे बस हमें अगर ये डोमेन ऑफ डिपेंडेंस पता चल जाती है तो फिर हम हमारा काम हो जाता है, और डोमेन ऑफ डिपेंडेंस क्या बनती है, हमेशा एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बनता है, जिस पॉइंट के रिगार्डिंग हमें पूछता है वो कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे एक्स नोट टी नोट इसने पूछा, तो एक्स नोट टी नोट, एक्स नोट माइनस सी टी नोट 0 आ जाएगा, और एक्स नोट प्लस में सी टी नोट 0 आ जाएगा, ठीक है, और इसने क्योंकि एक्स एक्सिस पे पूछा था इसलिए टी कोऑर्डिनेट 0 पुट हो गया, ठीक है, वहां से फिर हमें एरिया गिवन था तो हमने एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करके ये वैल्यू निकाली, ये वैल्यू निकालने के बाद हमने इसका डिस्टेंस निकाल के उसको किसके इक्वल कर दिया, 8 के इक्वल पुट कर दिया, ठीक है, और वहां से हमारी सी की जो वैल्यू क्या आ गई वो कितनी आ गई 2 आ गई, दैट इज सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 के इक्वल, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो ये इसको किस तरीके से करेंगे, हमें इसको इस फॉर्म में लाना है, ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखो z अपॉन 1 माइनस जेड प्लस में जेड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, एंड z इंटू 1 माइनस जेड प्लस में जेड स्क्वायर का की पावर -1, है ना, तो इसको ओपन कर दें, हमें पता है कि देखो जो ये होती है 1 माइनस एक्स की पावर -1, इस सीरीज को ओपन करते हैं तो वो कुछ ऐसे आती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन, है ना, सिमिलर वे से यहाँ पे कर देंगे, तो 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस में जेड स्क्वायर की स्क्वायर प्लस जेड प्लस में जेड स्क्वायर का क्यूब एंड सो ऑन टू, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें क्या बोल रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ a6 एंड a5, a6 यानी कोफिशिएंट ऑफ z की पावर 6, a5 यानी कोफिशिएंट ऑफ z की पावर 5, ठीक है, यहाँ से हमें ये कोफिशिएंट्स चाहिए, तो देखो यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, इसको एक ही तरीका है करने का कि हम लोग इसका एक्सपेंशन जो हम लोग बायनोमियल एक्सपेंशन करते हैं उस तरीके से इसको खोलें, ठीक है, और फिर वहां से हम वैल्यू निकालें, तो देखो एक बार के लिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ, z प्लस में z इंटू जेड प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में z इंटू जेड प्लस में जेड स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में z इंटू जेड प्लस में जेड स्क्वायर का क्यूब प्लस z इंटू जेड प्लस में जेड स्क्वायर की पावर 4 प्लस z इंटू जेड प्लस में जेड स्क्वायर की पावर 5 एंड सो ऑन टू, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें कोफिशिएंट निकालना है, सबसे पहले a5, ठीक है, दैट मीन्स x की पावर 5 z की पावर 5 का कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, तो देखो z की पावर 5 इसमें तो आएगी नहीं, है ना, अच्छा इसमें आने के चांसेस है, क्यों, क्योंकि z स्क्वायर का स्क्वायर है तो 4 टाइम्स तो ये हो गया और एक बाहर है, तो यहाँ से देखो हमें z प्लस में जेड स्क्वायर के स्क्वायर इसको तो डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं हम लोग, है ना, बायनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, वो तो जब हम तब करते हैं जब हमें फॉर्मूले एक्चुअली अच्छे से याद नहीं रहते, है ना, तो और सारे फॉर्मूलेज याद करना भी इम्पॉसिबल है ना, तो यहाँ से देखो क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं जेड स्क्वायर प्लस में जेड की पावर 4 प्लस में 2 ऑफ जेड क्यूब, ठीक है,
यहाँ से एक z की पावर 4 और एक बाहर है, तो यहाँ से हमें जो कोफिशिएंट मिला a की पावर 5 का वो कितना मिल गया 1। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पे। एक देखो एक z की पावर बाहर है, हमें z की पावर 5 चाहिए, तो हमें सिर्फ जो भी मैं सीरीज के लिए कैलकुलेट करूंगी वो मुझे सिर्फ z की पावर 4 के लिए करना है ना? क्योंकि एक तो पावर बाहर है, सब में ही बाहर है, तो इसका मतलब मैं इसके लिए जो भी चेक करूंगी वो z की पावर 4 का कोफिशिएंट चेक कर लूंगी। ठीक है, तो वहां से देखो एक फॉर्मूला होता है हमें, जैसे कोफिशिएंट्स अगर किसी के कैलकुलेट करने हो तो हम हमारे पास क्या होता है, एन सी आर, अब z की पावर n माइनस आर और जेड स्क्वायर की पावर आर। ठीक है, यहाँ पे n वो होती है जो हमारी z प्लस में जेड स्क्वायर की पावर चलती है। ठीक है, और r हमारे पास क्या होती है, जो हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई हमारे पास कौन सी हमारे पास टर्म होनी चाहिए। ठीक है, मतलब एक कोफिशिएंट किसका होना चाहिए। ठीक है, तो वहां से आर कैलकुलेट होएगा। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम z प्लस में जेड स्क्वायर की पावर किसके अंदर चेक कर रहे हैं, 3 के अंदर चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, ये हम आगे भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 के लिए चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 हो गई, तो n 3 सी आर। ठीक है, z की पावर, अच्छा इसको थोड़ा सा और सोल्व कर ले, तो n सी आर z की पावर ये कितनी हो जाएगी 2r माइनस आर, दैट इज n प्लस में r। तो हमारे पास ये सीरीज भी लगा लेना आगे, है ना, सीरीज भी लगती है इसमें। हमें सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए तो मैंने इसलिए कोफिशिएंट का बताया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें n की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r प्लस में 3। अब हमें क्या करना है, z की पावर 4 का कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, तो दैट इज r प्लस 3 की इक्वल्स 4, दैट इज r की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 के इक्वल। r की वैल्यू 1 के इक्वल इसके अंदर पुट कर देंगे, तो 3c1 कितना आ जाएगा 3 के इक्वल। इसका मतलब यहाँ से मुझे क्या मिल गया, इसके अंदर जो z5 का कोफिशिएंट आएगा वो कितने आएंगे, वो किसके इक्वल आएगा 3 के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे 4 इसलिए लिया है क्योंकि एक z ऑलरेडी बाहर था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 4 लेना पड़ा क्योंकि हमें z की पावर 4 का कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये बात कर ली हमने z प्लस में जेड स्क्वायर के क्यूब की। अब बात करते हैं z प्लस में जेड स्क्वायर की पावर 4। इसमें भी हमें क्या करना है, 4 पावर देखनी है ना? तो ये भी कितना हो जाएगा 3cr z की पावर r प्लस 3, यहाँ पे 4 आ जाएगा सॉरी, और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर पुट करना है, तो ये कितना आ जाएगा 4cr इंटू जेड की पावर r प्लस 4। हमें क्या चाहिए r प्लस 4, 4 के इक्वल होना चाहिए, है ना, तभी तो z की पावर 4 का कोफिशिएंट बनेगा। इसका मतलब r को क्या होना पड़ेगा 0, और r जब 0 होएगा तो यहाँ पे 4c0 है ना, ये 4c0 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये 1 आ गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला 1। ठीक है, यहाँ से क्या मिल गया 1 के इक्वल। अब चलते हैं आगे। अब देखो मैं z प्लस में जेड स्क्वायर की पावर 5 करूंगी, तो इसमें मुझे 5cr और z की पावर n प्लस आर, दैट इज 5 प्लस आर। तो 5 प्लस आर क्या होना चाहिए, अगेन 4 होना चाहिए, तभी तो z की पावर 5 का कोफिशिएंट मिलेगा। लेकिन क्या r का नेगेटिव होना पॉसिबल है, नहीं है। इसका मतलब ये और इससे आगे जितने भी आएंगे, ठीक है, z प्लस में जेड स्क्वायर की जितनी भी पावर आगे आएंगी 5 एंड उससे अबव, तो उसके लिए मेरे पास उसके अंदर कोई भी z की पावर 5 का कोफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें जो कोफिशिएंट मिले z की पावर 5 के लिए वो कौन कौन से मिले, देखो एक 3 तो यहाँ से, एक यहाँ से, और एक हमें यहाँ से मिला था। ठीक है, तो 5 तो मुझे क्या मिल गए a5, तो a5 क्या हो गया 5। ठीक है, अब हमें सिर्फ a6 के कैलकुलेट करने हैं, तो a6 के वही फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। देखो अब किसके लिए चेक करते हैं हम, a की पावर 6 z की पावर 6 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें तो कोई आने के चांसेस नहीं है ना, इसमें कोई आने के चांसेस नहीं है, हमें इसमें मिल सकता है ना, इसमें मिल सकता है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, एक पावर तो बाहर है, z प्लस में जेड स्क्वायर की पावर 3, इसमें हमें क्या चाहिए z की पावर 5 का कोफिशिएंट, क्योंकि एक z बाहर है तो ऑटोमेटिकली z की पावर 6 का ही कोफिशिएंट बन जाएगा। तो यहाँ से देखो इसको z की पावर 6 का हमें क्या चाहिए, z की पावर 5 का कोफिशिएंट, तो अगेन वही फॉर्मूला NCR, z की पावर क्या हो जाएगा n प्लस आर हो जाएगा, है ना, यहाँ से हम लोग कोफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो 3 के लिए हमें कैलकुलेट करना है, तो 3cr और z की पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस आर। हमें क्या चाहिए 3 प्लस आर की वैल्यू 5 के इक्वल, है ना, 5 के इक्वल ही चाहिए, क्योंकि z की पावर 6 का कोफिशिएंट तभी बनेगा। तो इसका मतलब r की वैल्यू क्या हुई 2 के इक्वल। r की वैल्यू जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो उस केस में कितना आ जाएगा 3c2, दैट इज 3, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 3,
यहाँ पे हमें क्या मिल गया, कोफिशिएंट 3 मिल गया। ठीक है, अब चलते हैं z प्लस में z स्क्वायर की पावर 4 में, है ना। इसकी पावर 4 में चलते हैं तो देखो यहाँ पे अगेन वही एनसीआर वाला फॉर्मूला, तो उसके लिए क्या करेंगे, 4CR z की पावर n प्लस आर दैट इज 4 प्लस आर। ठीक है, तो 4 प्लस आर की वैल्यू कितनी चाहिए, अगेन 5 चाहिए, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। r की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो 4C1 दैट इज 4, तो 4 यहाँ से मिल गए। ठीक है, अब चलते हैं z प्लस में z स्क्वायर की पावर 5 में, है ना। तो z प्लस में z स्क्वायर की पावर 5 में चलते हैं। ठीक है, अगेन 5CR z की पावर 5 प्लस आर, और ये 5 प्लस आर क्या चाहिए, 5 के इक्वल, है ना। तो दिस इंप्लाइज r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर r की वैल्यू 0 पुट करने पे कितना मिलेगा, 1। इसका मतलब 1 यहाँ से मिल गया। अब देखो इससे आगे ऊपर वाले पावर में अगर पुट करेंगे तो वहाँ पे ये जब यहाँ पे ही 0 आ रही है r की वैल्यू, तो उसके लिए तो नेगेटिव जाएगी। इसका मतलब इससे ऊपर वाली टर्म्स कंटेन ही नहीं करेगी z की पावर 6 के कोफिशिएंट्स। तो हमें क्या मिल गए, यहाँ तक ही मिल गए सिर्फ, 1 यहाँ से, 4 यहाँ से और 3 यहाँ से, कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये हो गए 8, तो 5 प्लस 8 कितना हो गया, 13। ठीक है, तो 13 मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर हमारे पास एक चीज और होती है कि an होता है, वो हमारे पास क्या होता है, f ऑफ n टाइम्स 0 अपॉन में n फैक्टोरियल। ठीक है, अगर हमें इसके ऊपर पूछा है। लेकिन अगर मैं इसको, हमें क्या करना है, यहाँ से a की पावर 6 कैलकुलेट करना है। a की पावर 6 अगर कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब इस फंक्शन का, ये जो गिवन फंक्शन है, इसका हमें 6 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और वो चीज बहुत लेंथी चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये करना बेटर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, कह रहे लेट s बी द पोर्शन ऑफ द प्लेन z इक्वल्स टू 2x प्लस 2y माइनस 100 विच लाइज इनसाइड द सिलेंडर ये। ठीक है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ एस इज ए पाई देन वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा पाई देन वैल्यू ऑफ अल्फा हमसे पूछ रहे हैं। देखो कह रहे हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है। ठीक है, एक सिलेंडर है, उसकी इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कह रहा है कि एक प्लेन इससे पास हो रहा है, इस सिलेंडर के अंदर से पास हो रहा है एक प्लेन, ऐसे कुछ। ठीक है, और कह रहा है कि उसका जो कुछ पोर्शन है ना, वो इस सिलेंडर में आ रहा है। ये जो पोर्शन है ये इस सिलेंडर में आ रहा है। तो हमें कह रहा है कि इस सिलेंडर का इस सरफेस का जो एरिया गिवन है वो ए पाई गिवन है, अल्फा पाई गिवन है। ठीक है, तो हमें हमसे इस अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या इस अल्फा की वैल्यू होगी। ठीक है, तो उसके लिए देखो हमारे पास क्या होती है, अगर इस टाइप की कुछ इक्वेशन हमारे पास सिलेंडर में से कुछ प्लेन पास करता है, तो उसके लिए हमारे पास एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया हमारे पास निकाला जाता है डबल इंटीग्रेशन रूट ऑफ 1 प्लस एफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ वाई स्क्वायर और इंटू डी एक्स डी वाई, जहां पे ये डी एक्स और डी वाई हमारे पास गिवन रहते हैं। ठीक है, तो देखो जो हमें एफ ऑफ एक्स वाई गिवन है वो क्या गिवन है, ये फंक्शन क्या गिवन है हमारे पास, 2x प्लस में 2y माइनस 100। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अच्छा, यहाँ से हम एफ एक्स निकाल लें, एफ वाई निकाल लें। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब मैं एफ एक्स कैलकुलेट करती हूँ तो ये 2 आता है, एफ वाई कैलकुलेट करती हूँ तो ये 2 आता है। अच्छा, इसके अंदर पुट कर दे तो एरिया क्या निकल कर आएगा, इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन 1 प्लस में 4 एंड डी एक्स एंड डी वाई। ठीक है, ए इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन, ये कितना आ जाएगा 9 दैट इज 3, तो मैं 3 बाहर ले लूं, ये बचेगा डी एक्स डी वाई। अब देखो हमें मेन चीज तो यही कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से ये हमारे पास जो भी पोर्शन गिवन है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करना है, ये जो प्लेन पास करेगा ये मेरे पास कैसा पास करेगा, ये जो प्लेन पास कर रहा है किसी भी सिलेंडर से वो एक डिस्क टाइप में आएगा, है ना। तो हमें कुल मिला के इस डिस्क का एरिया अगर पता चल जाए तो हमें वो पूरा एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, अब इस डिस्क का एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो हमारे पास क्या होता है कि एक्स को अगर मैं यहाँ पे देखो, जो सिलेंडर है वो ये गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मैं क्या करती हूँ, यहाँ से एक्स को आर कोस थीटा पुट कर देती हूँ एंड वाई को आर साइन थीटा पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, आर स्क्वायर के, दैट इज 1। ठीक है, इसका मतलब रेडियस मुझे 1 मिल गया, ये जो डिस्क बनेगी उसका रेडियस क्या मिल गया, 1 के इक्वल। ठीक है, अब ये जो रेडियस है ये 1 के इक्वल आ गया, तो यहाँ से हमें अब क्या निकालना पड़ेगा, जब dx और dy निकालने के लिए हमें जैकोबियन भी तो कैलकुलेट करना पड़ता है ना। और जैकोबियन किसका निकालेंगे, इनका, है ना। यही तो निकालते हैं भाई, डी ऑफ एक्स वाई अपॉन में डी ऑफ आर थीटा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करेंगे।
तभी तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो जैकोबियन इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा भाई, इसको किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, एक बार आर के विद रिस्पेक्ट टू तो कोस थीटा आ जाएगा, इसको अगेन थीटा के विद रिस्पेक्ट टू तो माइनस का आर साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, फिर इस वाले को आर के विद रिस्पेक्ट टू तो साइन थीटा आ जाएगा, इसको अगेन थीटा के विद रिस्पेक्ट टू तो आर कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर ले तो कितना आ जाएगा, आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में आर साइन स्क्वायर थीटा दैट इज आर के इक्वल, तो इसका जेकोबियन कितना आ गया आर, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो जो अब एरिया होगा वो उसमें 3 तो ऑलरेडी बाहर है, इंटीग्रेशन अंदर क्या बचेगा, डबल इंटीग्रेशन में जैकोबियन इंटू डी आर इंटू डी थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आर है ये वैल्यू मेरी 0 से बन जाएगी, रेडियस है ना, तो ये चीज मेरी 0 से बन जाएगी। ठीक है, और जो थीटा है वो 0 से 2 पाई जाएगा, है ना, क्योंकि डिस्क है भाई ये, तो ये जो रेडियस जाएगा वो 0 से 2 पाई जाएगा। ठीक है, और सॉरी रेडियस तो 0 से बन जाएगा, और जो थीटा है वो 0 से 2 पाई जाएगा, तो थीटा यहाँ पे क्या चला जाएगा 0 से 2 पाई। ठीक है, तो इसको अब सोल्व कर देंगे, 3 बाहर। ठीक है, आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा तो उसका 1/2 बन जाएगा, 1/2 और डी थीटा का कितना आ जाएगा 2 पाई, तो इसका मतलब ये कितना निकल गया 3 पाई के इक्वल। गिवन किसके इक्वल था, अल्फा पाई के, पाई से पाई कैंसिल, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3 के इक्वल। ठीक है, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है, फिर अगर हमें डिफिकल्टी आती है इसको सोल्व करने में तो हमने इसको क्या कर लिया, इसके पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या मिली 3, दैट इज अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 के इक्वल। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आज डिस्कस किए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।